My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, Government Degree College, Bodhan. Today's topic: emergence of third world problems and prospects. आज हम इस वीडियो में तीसरी दुनिया का इर्तिक़ा, मसाइल व इम्कानात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर यूरोपियन ममालिक ने अपने सयाहों के ज़रिए नए नए ममालिक की खोज की और दुनिया के एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका के ममालिक को अपनी नौआबादियात का शिकार बनाया। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम होने के बाद ममालिकों ने नौआबादियात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, जिसकी बिना पर तमाम यूरोपीय ममालिक नौआबादियात का ख़ात्मा और एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका के ममालिक नौआबादियात से आज़ादी हासिल करने लगे। आज़ादी हासिल कर न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए और ये जो नौआबादियात 18वीं और 19वीं सदी तक नौआबादियात का शिकार थे यूरोपियन ममालिक के, जो एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के ममालिक थे। बाद में दूसरी जंग अज़ीम के बाद और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ये नौआबादियात से आज़ाद होकर नए ममालिक बने। इसी तरह से आज हम तीसरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दुनिया दो मुखालिफ नज़रियात, दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया दो मुखालिफ ग्रुप, अमरीकी व रूसी टीमों में तक़सीम हो गई थी। दुनिया दो मुखालिफ सिमतों में ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 के तौर पर, बाइपोलारिटी सिस्टम के तौर पर चंद ममालिक अमेरिका के ग्रुप में और चंद ममालिक कम्युनिज़म के ग्रुप में। बैनुल-अक़वामी सतह पर सुपर पावर बनने के लिए नज़रियात, दो मुखालिफ नज़रियात सरमायादारियत और कम्युनिज़म ने अपने आप को एक दूसरे के सुपर पावर बनने के लिए ममालिक को अपनी तरफ राग़िब किया। जब नौआबादियात का निज़ाम दम तोड़ चुका था, तब एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के मज़लूम अवाम हक़ व ख़ुददारियत के जज्बे के तहत आज़ाद होने लगे। स्ट्रगल किए और स्ट्रगल करके आज़ादी हासिल किए। ये 9 आज़ाद ममलिकतें जो अमेरिका और रूसी ब्लॉक से दूरी इख्तियार करते हुए तीसरी दुनिया कहलाए, यानी कि एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के ममालिक जो नौआबादियात के शिकंजे में फंसे थे और नौआबादियत से आज़ादी हासिल करके नए इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाए। ये ममालिक तीसरी दुनिया के तौर पर कहलाए बैनुल-अक़वामी सतह पर।
तो देखिए, तीसरी दुनिया का लफ्ज़ सबसे पहले फ्रांस फानून ने अपनी किताब दुनिया की बदयकीनी में सबसे पहले इस्तेमाल किया। इसने नज़रियाती बुनियाद पर अमरीकी सरमायादारी निज़ाम को पहली दुनिया बताया और रूसी कम्युनिज़्म को दूसरी दुनिया और इश्तराकियत के हामिल आज़ाद कौमी ममलिकतों को तीसरी दुनिया कहा। यानी कि यहाँ पर अमरीकी सरमायादार निज़ाम के तहत सरमायादार ममालिक पहली दुनिया कहलाए और रूसी कम्युनिज़्म के ममालिक दूसरी दुनिया कहलाए और इश्तराकियत का जज्बा रखने वाले यानी दोनों ब्लॉकों से अलहदा नज़रिया रखने वाले ममालिक तीसरी दुनिया के तौर पर फ्रांस फानून ने अपनी किताब दुनिया की बदयकीनी में पेश किया। इसी तरह से इरविंग हॉरोविट्ज़ ने अपनी माशी तसनीफ़ द वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट में तीसरी दुनिया को तरक्की के मानों में इस्तेमाल किया। चीनी इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग ने कहा कि तीसरी दुनिया से मुराद अमेरिका व रूसी साम्राज्यत के साथ पहली दुनिया, अमेरिका और व रूसी साम्राज्यत के साथ पहली दुनिया, बरतानिया व फ्रांस दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया बशमूल चीन, एशियाई, अफ्रीकी व लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं। ये चीनी इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग ने इस तरह की तारीफ की तीसरी दुनिया। इसी तरह से तीसरी दुनिया में दुनिया की 75% आबादी रहती है। दुनिया की 20% अशिया व खिदमत पैदा करती है और फ़ीकस आमदनी $2000 से भी कम है। तीसरी दुनिया की इब्तिदा और इर्तिक़ा के बारे में हिंदुस्तान ने अफ्रीकी अवाम से जनूबी अफ्रीका को नस्ल इम्तियाज़ पॉलिसी या फिर अपार्थाइड नस्ली इम्तियाज़ पॉलिसी जो अफ्रीका में रंग के नाम से यानी कि काले और गोरे, अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों पर जो है ना जुल्म करते थे, उनको हुकूमत का हिस्सेदार भी नहीं बनाया जाता था और अफ्रीका में तादाद काले लोगों की ज़्यादा है के बावजूद भी वहाँ पर हुक्मरानी करने वाले गोरे लोग ही करते थे। इस नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से नस्ल परस्ती पर अपार्थाइड के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस अफ्रीका में किए गए एहतजाज की तायीद की। यहीं से तीसरी दुनिया की इब्तिदा समझा जा सकता है। इसी लिहाज से 1949 में इंडोनेशिया
में नौआबादियात के मसले पर अरब लीग ममालिकों ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की। फिर अरब व एशिया के ममालिक ने नौआबादियात की मुखालिफत की, यानी कि इंडोनेशिया 1949 में नौआबादियात का शिकार था। तब अरब लीग ने इंडोनेशिया को आज़ाद कराने के लिए जिद्दोजहद किया, तो फिर दूसरे एशियाई ममालिक ने उसका सपोर्ट किया नौआबादियत के ख़िलाफ़, तो फिर इंडोनेशिया को आज़ादी मिली। इसी तरह से जनरल असम्बली की रुकनीत 1970 ईस्वी तक 127 ममालिक एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका शामिल हुए। तो यहाँ पर हम जो अपार्थाइड का इर्तिक़ा है, इब्तिदा के बारे में पढ़े। इसी लिहाज से तीसरी दुनिया के मसाइल क्या हैं, थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीसरी दुनिया के ममालिक गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार हैं। गुर्बत और बेरोज़गारी, यहाँ पर तीसरी दुनिया के ममालिक जो एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं, उन ममालिक में बेरोज़गारी, गुर्बत आम मसला है। हिंदुस्तान की आबादी का 70% आबादी और लातीनी अमेरिका की निस्फ 50% आबादी पैदावार से जुड़ी है, लेकिन पैदावारी सलाहियत कम है। इसी तरह से गुर्बत, इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ लोग, तालीम याफ्ता लोगों की कमी है। गरीब हैं और ज़्यादातर पैदावारी शोबे से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग पैदावारी शोबे से जुड़े हुए हैं। रहने के बावजूद भी जो पैदावारी प्रोडक्शन बहुत कम है, उतने लोग पैदावारी शोबे से जोड़ने के बावजूद भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन का जो मकदार है वो कम है, क्योंकि यहाँ के किसान अनपढ़ और टेक्नोलॉजी की क़िल्लत, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नहीं रहने की वजह से यहाँ के एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक की पिछड़े हुए हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक में बेरोज़गारी, गुर्बत, तालीम याफ्ता अवाम कम है। गुर्बत और बेरोज़गारी आम है। टेक्नोलॉजी वगैरह, यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, क्योंकि दूसरे ममालिक से टेक्नोलॉजी ख़रीदना पड़ता है। सनती शोबा मज़बूत नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम मादनी ज़खायर रहने के बावजूद भी गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार हैं। नेक्स्ट है कसीर आबादी।
देखिए, कसीर आबादी सिर्फ हिंदुस्तान और चीन में दुनिया की 35% आबादी होती है, और चीन दुनिया का सबसे पॉपुलेशन कंट्री फर्स्ट, तो दूसरा एशिया का, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हिंदुस्तान है। दुनिया की 35% आबादी यहीं पर रहती है, इन दो ममालिक में। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा 78% होता है, लेकिन आलमी आमदनी में इनका हिस्सा ज़्यादा है। 78% अवाम कसीर आबादी की वजह से नाक़िस तग़ज़िया की वजह से हर दिन 10,000 अफराद फौत होते रहते हैं। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में ज़्यादातर लोग सिर्फ भूखमरी का शिकार से, अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलने की वजह से जो है ना, मरते रहते हैं। इसी लिहाज से 78% हिस्सा मरने वालों का सिर्फ और सिर्फ भूखमरी की वजह से, यानी कि तमाम डिसीज़ों के, तमाम मरने वालों के इसमें 78% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भूखमरी का शिकार की वजह से मरते हैं। इसी तरह से नौआबादियाती निज़ाम के पेचीदा मसाइल। नौआबादियाती निज़ाम के पेचीदा मसाइल क्या हैं? मसलन सरहदी झगड़े और इनकी तक़सीम तीसरी दुनिया को ताकतवर नहीं बना सकी। अक्सर ममालिक दो हिस्सों में तक़सीम कर दिए गए थे, यानी कि नौआबादियाती निज़ाम के पेचीदा मसाइल क्या हैं बोले तो, एक तो सरहदी झगड़े हैं। जितने भी ममालिक नौ आज़ाद हुए हैं, इस तरह से उनको आज़ादी या फिर तक़सीम अमल में आई है कि ये एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक इन झगड़ों से हटकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सरहदी झगड़े हैं, जैसे सपोज एग्जांपल नेबरिंग कंट्रीज़ का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के नाम पर झगड़ा। इसी तरह से मिस्र यमन के दरमियान झगड़ा, नाइजीरिया कांगो के दरमियान, रिसेंटली चीन और हिंदुस्तान तिब्बत के मुकाम को लेकर झगड़ा। इस तरह के कई मसाइल जो है ना, ताकतवर बनने में रुकावट बनते हैं। ये तमाम जो सरहदी झगड़े वगैरह ममालिक को सुपर पावर या फिर डेवलप्ड कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में मुश्किलात खड़े करते हैं, मसाइल बनते हैं। इसी तरह से समाजी व तहज़ीबी पसमानदगी,
यहाँ पर आवाम की मेजॉरिटी ऑफ गुर्बत बेरोज़गारी की वजह से क़दीम रिवायती तहज़ीब मौजूद है। देखिए, क़दीम रिवायती तहज़ीब जो कल्चर है, एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक क़दीम रिवायती तहज़ीब से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते, जिसकी वजह से जो है ना पसमानदगी का शिकार है। कोई सनती तरक्की नहीं हुई। जिस तरह से यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से वहाँ की सनती तरक्की हुई, उस जैसी एशिया में सनती तरक्की नहीं हुई। ज़्यादातर अवाम पैदावारी शोबा, प्राइमरी सेक्टर जो पैदावारी शोबा है, उसी में जुड़े हुए हैं और फरसुदा तरीक़े से मॉडर्न जदीद टेक्नोलॉजी के बग़ैर ही वो पैदावार कामों में मशगूल हैं, जिसकी वजह से पैदावार कम होती है। तकनीकी सलाहियत की कमी पाई जाती है। तकनीकी सलाहियत यानी कि तालीम याफ्ता लोग न रहने की वजह से तकनीकी सलाहियत की कमी पाई जाती है। जैसा कि ज़माने क़दीम में जानवरों के ज़रिए काश्तकारी की जाती थी, अब डे बाय डे टेक्नोलॉजी में तरमीमी की वजह से हर वो काम मिशनरीज़ के ज़रिए हो रहा है। उसकी जानकारी में कमी या फिर उस टेक्नोलॉजी को ख़रीदने में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ख़रीद नहीं पाते और वह टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक से ख़रीदना पड़ता है। इससे और भी ज़्यादा मुश्किल मसला बन जाता है। इसी तरह से फ़िरक़ा वारियत व तबक़ा वारियत के झगड़े मौजूद हैं। अंदरूनी ममालिक किसी न किसी झगड़े सियासत की वजह से हो या फिर कास्ट की वजह से हो, मज़हब के झगड़े वग़ैरह वग़ैरह यहाँ पर होते रहते हैं, जिसकी वजह से ममालिक तरक्की में रुकावट बनते हैं ये झगड़े। नस्ली इम्तियाज़ व तोहम परस्ती का शिकार हैं। नस्ली इम्तियाज़ यहाँ हर एक ममालिक के अलग अलग मसाइल हैं। जैसा हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम है और अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़ अपार्थाइड का मसला है। ये मसाइल तीसरी दुनिया के ममालिक को तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में रुकावट बनते हैं। इसी तरह से माशी इन्हिसार, तीसरी दुनिया के ममालिक में सरों का इन्हिसार पैदावार और सनती अशिया के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक पर है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक, तीसरी दुनिया के ममालिक उन पर डिपेंडेंट करते हैं। यानी कि तीसरी दुनिया के ममालिक से टेक्नोलॉजी के बेस पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी की पैदावार नहीं रहने की वजह से तकनीकी
صلاحیت میں کمی کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی کو یہاں پر جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہاں پر موجود نہ رہنے کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی باہر سے خریدنا پڑتا ہے. ٹیکنالوجی باہر سے خریدنے کے لیے وہاں کے پیسوں میں خریدنا پڑتا ہے. تو وہاں کے پیسوں کے حساب سے ڈالرز اور یورو وغیرہ وغیرہ ان کی کرنسی میں پیسے دے کر جو ہے نا ٹیکنالوجی خریدنا پڑتا ہے. اس سے جو زر کا مبادلہ ہے اس سے جو ہے نا زیادہ زر جو ہے نا دے کر ٹیکنالوجی کو خریدنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شے بہت زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. کوئی بھی ٹیکنالوجی، کسی بھی مشنری جو ہے نا باہر سے خریدنا پڑتا ہے. زراعت میں کام آنے والی ہو یا پھر جتنے بھی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، مشنری ہے، فیکٹریز ہے، وہ تمام جو ہے نا دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں. اس لیے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے. اس طرح سے یہ تمام مسائل کی وجہ سے تیسری دنیا کے ممالک پریشان ہیں. اسی لحاظ سے مختلف نظریات، نظام ہائے حکومت، یہ ممالک اشتراکیت، آزادی، مساوات، انصاف، جمہوریت اور صنعتیانہ جدید تصورات کو اپنے حالت کے مطابق ترتیب دیے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے جتنے بھی تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ ممالک جیسے ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دونوں نظریات بین الاقوامی سطح پر دونوں نظریات سے دوری اختیار کر کے تیسری دنیا کے مطابق نظریے کو اپنانے کی وجہ سے جو دونوں بلاکس سے جب دوری اختیار کرنے کی وجہ سے امریکہ سرمایہ دار کمیونزم، رشیا، روس دونوں کے نظریات سے علیحدگی کی وجہ سے دونوں ممالک سے دوستانہ تعلقات اور دوری برقرار رکھتے ہوئے نظریات اشتراکیت، آزادی، مساوات، انصاف، جمہوریت اور صنعتیانہ جدید تصورات کو اپنے حالت کے حساب سے ترتیب دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر یورپین، یورپ، امریکہ، رشیا، یہ ممالک نظریات کے اشتراکیت کے نظریات کی وجہ سے یا پھر غیر جانبداریت، نان الائنمنٹ موومنٹ کی وجہ سے تحریک، غیر جانبدار تحریک کی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک زیادہ تر سرمایہ دار یا پھر کمیونزم ہیں، یہ لوگ اس اشتراکیت یا پھر اس پالیسی جو غیر جانبداریت
غیر جانبدار تحریک کی پالیسی کی وجہ سے دونوں ممالک سرمایہ دار اور کمیونزم ممالک اتنا مدد نہیں کرتے، کیونکہ یہ ممالک اس وقت جب آزاد ممالک بنے دوسری جنگ عظیم کے بعد، دنیا جو دو مخالف بلاکس میں تقسیم ہو رہی تھی، اس وقت سرد جنگ جیسا ماحول کو تو کنٹرول کرنے میں غیر جانبدار ممالک کی تحریک کام آئی، لیکن دونوں ممالک سرمایہ دار ممالک اپنے بلاک میں شریک نہیں ہونے کی وجہ سے، اپنی بلاک کی تائید نہیں کرنے کی وجہ سے، اور کمیونزم ممالک روس اپنے بلاک میں اپنے نظریے میں شامل نہیں رہنے کی وجہ سے ان ممالکوں کو جو ہے نا ترقی یا پھر ٹیکنالوجی یہ ممالک سے دوری اختیار کیے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی تیسری دنیا کے ممالک آپسی مدد کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں، جیسا کہ ایشیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا جاپان۔ اسی لحاظ سے جدید نوآبادیات کا ایک اہم مسئلہ، اسی طرح سے یہاں پر جدید نوآبادیات کا مسئلہ ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک آج بھی جدید نوآبادیات کے شکنجے سے باہر نہیں آ سکے، یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک یا پھر امیر ممالک کے بڑھتے تجارتی و معاشی اثرات یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک یا امیر ممالک کے تجارتی و معاشی ٹیکنالوجی کا تیسری دنیا کے ممالک کی ٹیکنالوجی کے سامنے کمپٹیشن ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ٹیکنالوجی زیادہ رہنے کی وجہ سے تیسری دنیا کے ممالک کی ٹیکنالوجی میں تجارتی و معاشی اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید نوآبادیات ممالک ترقی یافتہ ممالک جو غریب ممالک کی سرحدات پر دیکھ بھال کی غرض سے ان کے سرحدات پر دیکھ بھال کرتے ہیں بول کر وہاں پر اپنی فوج کو بھیجا کر وہاں کی حکومت کو یا پھر وہاں کے قیمتی معدنی حالات ذخائر کو جان کر یا پھر وہاں کی سیاست میں ترقی یافتہ ممالک کے کہنے کو وہاں کی سیاست پر اثر انداز کرتے ہیں، جیسا کہ سپر پاور ملک ٹیکنالوجی کو دینے کی شرط پر کئی ایسے سیاسی کاموں میں
ترقی یافتہ ممالک کے حساب سے پالیسی بنانے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی و فوجی اصلاح کی فراہمی کی وجہ سے امیر ممالک کے محتاج بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ ممالک اصلاح اور ٹیکنالوجی ترقی یافتہ ممالک سے ہی خریدنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیمانڈس اپنے حساب سے اپنے مطابق پالیسیز بنانے کے لیے سیاست میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ہے جدید نوآبادیات کہلاتی ہے۔ جدید نوآبادیات سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک غریب ممالک کو ٹیکنالوجی بیچنے کی غرض سے جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک کے مطابق یا پھر ان کا کہنا مانتے ہیں یا پھر ان کے مطابق جو ہے نا پالیسیز سیاست کرتے ہیں، جو ایک جدید نوآبادیات کہلاتی ہے۔ یعنی کہ اپنی ہی انڈیپینڈنٹ حکومت ہے رہنے کے باوجود اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح سے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی مدد کے ذریعے وہاں کی حکومت پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بیرونی مداخلت ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں اکثر فوجی بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں پر ان ممالک میں سول وار کے طور پر بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، جیسے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، نائجیریا میں فوجی بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت ان ممالک میں خطرہ رہتا ہے فوجی بغاوتوں کی وجہ سے۔ شناخت کھو دیتے ہیں سول وار کی وجہ سے یا پھر فوجی بغاوتوں کی وجہ سے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نائجیریا وغیرہ میں ان ممالک میں فوجی بغاوتیں بڑے پیمانے پر ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل ایک تیسری دنیا کے مسائل ہیں۔ ان سب کے علاوہ ان سب میں تیسری دنیا کے بعد چند ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کے چند ممالک میں جو ہے نا بیجا ترقی ہوئی، یعنی کہ گلف کنٹریز، ایشیا کے چند ممالک میں پیٹرولیم کی دستیابی کی وجہ سے وہاں پر بڑے پیمانے پر پیٹرول نکلنے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ ممالک چوتھی دنیا کے طور پر ابھرے، جہاں پر پیٹرول کی دستیابی سے وہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کے طور پر ترقی کر رہے ہیں۔ اسی لحاظ سے اس کے علاوہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، آپسی بھائی چارگی اور دوسرے ممالکوں سے مدد کے ذریعے، کوآپریشن کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں، جیسے جاپان، ایشیا کا سب سے بڑا انڈسٹری جاپان کے پاس ہے، جو جاپان ساری دنیا کو عمدہ جو ہے نا صنعتیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ملک میں گنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان بھی ترقی یافتہ ممالک میں ترقی
یافتہ ممالک کی لسٹ میں آنے والا ہے۔ دن بہ دن ہندوستان، جاپان، چین، ہندوستان، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ ممالک بھی اپنے آپ کو ترقی کی راہ میں سپر پاور بننے کے لیے سپر یعنی کہ عالمی سیاست میں ترقی یافتہ ممالک کے طور پر ابھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔